तो नीतीश राणे, ये जो तेरी आमदारगी है, ये जो तेरा पोस्ट है और ये जो तेरा बॉस है, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। बीजेपी ने इनको पाल के रखी है और ये कुछ भी अनशन बोलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे एकजुट नहीं होने की वजह से ये जो टिल्लू पिल्लू है, ये राणे परिवार के, इन लोग को मौका मिला है, ये हम लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा सके या हमारे ऊपर उंगली उठा सके। आपने ये बोला कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे मुसलमान के नाते कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मस्जिद में घुसकर कोई हमला करे या उसकी मस्जिद को कोई हार्म करे। इनको ये पता है जब तक एमआईएम को टारगेट नहीं करेंगे ये लोग, तब तक ये वापस मार्केट में जिंदा नहीं हो सकते। मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से कि आखिर क्यों और क्या वजह है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए। और हमारी तो मांग ये है कि इसको पार्टी से निकाल कर इसके ऊपर लाइव बैन लगाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला था वो गिर गया, काफी लोगों में रोष था। ये लोग चाह रहे कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करे। हमारे बुलाने पर यहाँ एमआईएम ऑफिस सोलापुर में जो दारुसलाम है, वहाँ पर हमारा बाइट लेने के लिए यहाँ पर आप लोग आए। तो आज ये जो भी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने आया हूँ, तो आपको तो पता ही होगा, काफ़ी लोग 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपका बाइट कब आएगा। तो मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ था, ये सोच रहा था कि जो बदमाशियाँ चल रही है महाराष्ट्र में, शायद ये कुछ सीख जाए या इनके बॉसेस इनको कुछ सिखा दे। लेकिन आज तो मामला अति हो गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया मामला। आज एक बाइट आई है, तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है, सही वक्त है आप लोग के सामने आने का। तो जैसे कि चंद दिनों पहले एक भाजपा का जो भी है सो कॉल्ड नेता है नीतीश राणे, जो अनशन कुछ भी बका जा रहा है ऑन स्क्रीन आकर, तो उसने कुछ मुस्लिम समाज के बारे में निहायत ही जो मंजूर नहीं है, जो सुनना भी हमको गवारा नहीं है, वैसा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मस्जिदों में घुसकर मारेगा, ये वो। ठीक है, वो नेता है, वो एक स्पेसिफिक पार्टी को बिलोंग करता है जो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से है कि आखिर क्यों और क्या वजह है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो किसी समाज के बारे में अगर कुछ भी बोलता है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए उसको आप बाजू रखिए, लेकिन उसी स्टेज से जो हमारे महाराष्ट्र राज्य की पुलिस है, जो लोगों की रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिन रात एक करती है, ना अपना घर देखती है, ना अपनी खुद की पर्सनल लाइफ देखती है, वो हम जैसे लोगों के लिए 24 घंटे फील्ड पर रहकर काम करते हैं, वो स्टेज पर से उसी पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी बोलता है। तो मेरी ये मांग है, जो वो नेता जिसको अपना बॉस मानता है, बार बार बोलता है कि मेरे नेता सागर बंगले पर बैठे हुए हैं और क्या क्या बोलता है, तो वही नेता जो है पुलिस डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, बिकॉज वो होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब, होम मिनिस्टर के नाते आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पुलिस डिपार्टमेंट आता है, उनकी रक्षा तो नहीं बोलूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, वो हमारी भी रक्षा करती है, लेकिन उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी इमेज को जिंदा रखने के लिए, ताकि कल के दिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा इस जैसा उठकर कुछ भी पुलिस डिपार्टमेंट को ना बोले। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। और हमारी तो मांग ये है कि इसको पार्टी से निकाल कर इसके ऊपर लाइव बैन लगाना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए इसके ऊपर लाइव बैन, इसके ऊपर ही नहीं, इसके बड़े भाई पे, इसके अब्बा के ऊपर, सबके ऊपर, इसके परिवार को बैन करना चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है जो इसका संरक्षण किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो एजेंट है, ये जो बीजेपी के एजेंट है, ये लोगों को बीजेपी पाल रही है, इनको खाद पानी दे रही है, ताकि जो मुद्दे हमारे समाज में बहुत
ज्वलंत मुद्दे उठते हैं, जैसे कि हाल के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला था वो गिर गया, काफी लोगों में रोष था, लोग उसको लेकर काफी सारी बातें कर रहे थे। बदलापुर का इंसिडेंट है जहां पर कुछ बच्चों के साथ गलत हरकत हो गई। ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक का ध्यान वहां जाता है, उसको भटकाने के लिए बीजेपी ने इनको पाल के रखी है और ये कुछ भी अनशन बोलते हैं। तो नीतीश राणे, ये जो तेरी आमदारगी है, ये जो तेरा पोस्ट है और ये जो तेरा बॉस है, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। हर चीज का एक अंत है, एंड होता है। शुक्र मान कि तू आज आमदार है, उस चीज को, उस ओहदे को तू लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर, ना कि जो अब तुम्हारा एजेंडा है। अभी इलेक्शंस भी अनकरीब है, ये लोग चाह रहे हैं कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करे, और जो आज जैसे तमाम सर्वेस दिखा रहे हैं कि ये लोग बैकफुट पे है, ये लोग की सीट्स कम हो रही है, तो उसको ये लोग हैंडल करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो चुका है अभी, ये राणे वाणे की बातों में नहीं आने वाला है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी जितनी लायकी है, आप जितने केपेबल हो, अगर आप वो बात करेंगे तो वो आपको शोभा देती है। आज आपने मस्जिदों के बारे में बात की, आपने ये बोला कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे मुसलमान के नाते कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मस्जिद को मस्जिद में घुसकर कोई हमला करे या उसकी मस्जिद को कोई हार्म करे। वैसे ही अगर एक सही हिंदू है, अगर वैसे ही अगर कोई सही अपना धर्म पालने वाला है, वो अपने अपने धर्म की जो भी इबादत गाह है उसकी हिफाजत करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जो चाहे वो धर्म पाल सकते हैं, जो चाहे मतलब खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं। तो आप लोग संविधान के ऊपर वाली बातें कर रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप लोग नहीं रुके तो पता नहीं आप लोग जिम्मेदार है, आप लोग महाराष्ट्र को कहाँ लेकर जाना चाहते, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ आज उसका बड़ा भाई भी उड़ गया, नीलेश राणे। ये सब है ना बासी कड़ी है, इनको कोई पूछ रहा नहीं है। बासी कड़ी में उबाल लाने के लिए ये लोग, जिनका भी पॉलिटिकल अंत हो चुका है, जो ये समझते हैं पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है उनका, जो ये समझते हैं कि हमारी मार्केट खत्म हो गई है, उनके पास एक ही हथियार है और वो है एमआईएम। इनको ये पता है जब तक एमआईएम को टारगेट नहीं करेंगे ये लोग, तब तक ये वापस मार्केट में जिंदा नहीं हो सकते। तो उसी को ये ध्यान में रखते हुए आज उसका बड़ा भाई इसमें कूद गया है। ये बोलता है कि अगर हम थूकेंगे तो एमआईएम बह जाएंगी। ये अरे एमआईएम वालों को, अरे हम सिर्फ फूकेंगे तो तू उड़ जाएगा भाई, तू ही नहीं उड़ेगा, तेरे साथ वाले भी उड़ जाएंगे। तू अंडर एस्टिमेट मत कर। और ये हम क्या है, ये आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ आज इसने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं मुस्लिम समाज को भी इसका दोषी मानता हूं। मैं ये समझता हूं कि आज हमारे एकजुट नहीं होने की वजह से ये जो टिल्लू पिल्लू है, ये राणे परिवार के, इन लोग को मौका मिला है, ये हम लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा सके या हमारे ऊपर उंगली उठा सके, हमारे को वो डरा सके। अगर हम सब मिलकर एक साथ रहते, अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर हम हमारी ताकत बताते, तो ये इनकी क्या औकात है, ये राणे परिवार की, ये जो हमारे बारे में बोलेंगे। तो मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूँ, हमारे दलित समाज से भी अपील करता हूँ, पिछड़ों से भी अपील करता हूँ और एवरी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि आप सोचिए समझिए, आप ऐसी पार्टियों के साथ मत दे। आप लोग एमआईएम को मजबूत करिए और ये बताइए कि एमआईएम क्या है। जिन लोगों पे पूरा महाराष्ट्र थूक रहा है, जिस परिवार पे पूरा महाराष्ट्र थूक रहा है, वो थूकने की बात करता है। अरे बाबा, अपना थूक अपने पास रख, हम लोगों को कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में है। एमआईएम पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जीत के बताएगी इंशाल्लाह। मैं बस आप लोग से यही अपील करता हूं कि हार्मनी, पीस ये सब बनाए रखे, आपसे इख्तिलाफ ना करे। ये लोग की पुरजोर कोशिश चालू है कि अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं मुसलमानों से भी अपील करता हूं, हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं
कि संयम बनाए रखे, इनके बहकावे में ना आए, और इनको अगर हमें जवाब देना है तो 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन है तो उस हम बैलेट बॉक्स के थ्रू जवाब देंगे। और नीलेश राणे को मेरा ये जवाब है कि अगर तू चाहता है, अगर तेरे थूक में इतना ही दम है कि तू पूरी एमआईएम को बाहर ले जा सकता है, तो तू जहां से इलेक्शन लड़ रहा है, वो मतदार संघ बता दे। वहां से मैं असद साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से और इम्तियाज जलील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से उम्मीदवारी फारूक शाब्दी को दे, और फारूक शाब्दी आगे तेरे सामने इलेक्शन लड़ेगा, और फिर वो वक्त बताएगा कि कौन कैसा भाई के जाता है। वोटों का सैलाब लाऊंगा मैं और तेरे को बहा के लेके जाऊंगा, क्योंकि पब्लिक नफरत की राजनीति नहीं पसंद करती है, पब्लिक को चाहिए विकास। हम वो छोड़कर आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। तो बस मैं यही आप लोग को बोलना चाह रहा था, इसके लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे। हमारे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो वो मुंबई में मंत्रालय के पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर एक बहुत बड़ा मोर्चा लेकर मुंबई की तरफ निकलेंगे। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इम्तियाज जलील साहब के जो आदेश है उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर हमको आदेश आएगा तो यहाँ सोलापुर शहर से भी बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जाएंगे और इस मोर्चे का हम लोग साथ देंगे, और हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बार बार विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से आसाम के मुख्यमंत्री के वहां पर 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में जो है उनको भिजाकर रखा गया है, इसके बारे में ईमान का क्या स्टैंड है? और पहली बात, जो देश भर में आज विरोधी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव बना रही है, इसके बारे में ईमान का क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो रूलिंग पार्टीज है इनका एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम करना है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। तो क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि इन्हीं पार्टियों का राज जिस स्टेट्स में है और भी अलग स्टेट्स में, वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग के साथ क्या क्या जुल्म किए जा रहे हैं। तो ये उसी का सीरीज है कि हमारा महाराष्ट्र में भी अफसोस के साथ ये सरकार है और इन्हीं का वो चल रहा है, राज चल रहा है और जुल्म कर रहे हैं लोगों पर। तो हम इसका निषेध करते हैं और इसको अपोज करते हैं। और एज यूजुअल जैसा हम लोग हमेशा एमआईएम के जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आए हैं, तो हम अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग माध्यम से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और इसका निषेध करते रहेंगे। रही बात ये जुल्म होने की, तो मैं समझता हूँ कि जुल्म ज़्यादा दिन चलता नहीं है, जालिम का अंत है एक ना एक दिन, और वो अंत आ चुका है। यू रिकॉर्ड माय वर्ड्स, आप मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। 2024 विधानसभा इलेक्शन में ये जालिमों का अंत आ चुका है, ये लोग सरकार में नहीं आएंगे और एक नया एक समीकरण आपको दिखेगा 2024 के टाइम पर। तो उम्मीद करते हैं कि देश के हालात बदले, हमारे राज्य के हालात बदले और जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने आप को सुरक्षित समझे भारत देश में। मुंबई में बड़े मोर्चे का जो आयोजन करने जा रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका जो आज 5 दिन का अल्टीमेटम इम्तियाज जलील साहब ने दिए हैं कि मुंबई में लेकर जाकर बड़ा वो मोर्चा निकालेंगे, उसका मकसद ये लोग को वो ओथ याद दिलाना है, जो शपथ ये लोग ने ली है आमदार बनने से पहले, अपनी सरकार स्थापित करने से पहले। वो शपथ में क्लियरली बोला जाता है कि मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड और सबको एक समान समझा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जाएगा, उसके तहत ही काम किए जाएंगे। ऐसे लगता है कि ये सब लोग जो शपथ जिस चीज पर लिए हैं वो सारी चीजें भूल चुके हैं लोग। तो उनको वापस से एक बार याद दिलाने के लिए और बताने के लिए ये जो देश है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस पर चलेगा, ना कि आप लोगों की मनमानी के साथ चलेगा। तो याद दिलाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, होपफुली हम लोग याद दिलाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा। जो बहुसंख्यक समाज है वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित समझकर
क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं ऊपर दबाव डाल रहा है जिसकी वजह से वो मोर्चे निकाल रहे हैं, क्योंकि हिंदू जनजागरण मोर्चे हो, ये बहुत सारे मोर्चे आजकल जो निकल रहे हैं, क्या लगता है इन मोर्चों से कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को एक तरफ लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अगर जिस देश में बहुसंख्यक समाज भी मोर्चे निकाल रहा है, वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है, उनकी भी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, और अल्पसंख्यक समाज जो है वो तो पीड़ित है ही, उनकी तो अनेक ऐसी कहानियां हैं। तो जिस देश में ना मेजोरिटी खुश है ना माइनॉरिटी खुश है, तो मैं तो ये अपील करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि जो सरकार है इस देश की, वो खुद से डिसॉल्व हो जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए, ताकि जो समाज के हर तबके को, वेदर इट बी माइनॉरिटी या मेजोरिटी, कोई भी समाज का हो, कोई भी कास्ट का हो, उन सबको खुश रखे। सरकार का काम है देश की उन्नति, देश का विकास, ना कि हम, ये सरकार क्या काम कर रही है, सरकार रंगों में बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम सबको, अगर मुस्लिम समाज है वो हरे रंग में है, अगर नॉन मुस्लिम समाज है वो भगवे रंग में है, लेकिन हमें ऐसी सरकार चाहिए जो तमाम समाज के, तमाम कम्युनिटी के लोगों को भगवा हरा उसके नीचे लाकर, एक तिरंगा जिससे बनता है वो तिरंगे के नीचे लाकर हमको खड़ा करे। हम लोग वैसे एक गवर्नेंस चाहते हैं और वैसी हमारी डिमांड। ठीक है सर, रामगिरी महाराज को लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो विवाद खड़ा हुआ है, इसके पर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि महाराष्ट्र संतों का देश है, संतों के आशीर्वाद से उनकी सरकार चल रही है और संतों के बाल को कोई वो छूने नहीं देंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि महाराष्ट्र जो है वो संतों का देश है, संतों का स्टेट है, और हम भी संतों की बहुत इज्जत करते हैं। संतों ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों को बलिदान दिए उन्होंने समाज के लिए। लेकिन रामगिरी महाराज संत है, ये सर्टिफिकेट देने वाला ये अपने महाराष्ट्र स्टेट के सीएम कौन होते हैं? मैं तो ये बोलता हूं कि वो पाखंडी भी हो सकते हैं। जो देखिए, संत वो होता है जो सबको साथ लेकर चले, ना कि आपके स्टेटमेंट से किसी एक तबके को खुश करना या किसी को एक तबके को नाराज करना। वो संत मुल्ला मौलवी क्रिश्चियन का पादरी फादर नहीं हो सकता। तो आप पहले ये देखिए कि आप किसकी पाठाकन कर रहे, किसके पीछे आप खड़े। आपके सर्टिफिकेट से ना वो संत हो जाएंगे, ना आपके बोलने से या किसी के बोलने से लोग उनको मानना चालू करेंगे। ठीक है, मैं तो ये डिमांड करता हूं कि ऐसा कोई एक स्पेशल एक वो होना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए जहां पर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे डिग्री से पहले आप अगर एलएलबी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, जो भी करते हो, तो आपको डिग्री दी जाती है। वो डिग्री से पहले एक टेस्ट लिया जाता है, वो अगर टेस्ट में आप पास होते हो तो देन आपको वो डिग्री दी जाती है। तो ये संत हो या जो भी हो, जो समाज अपने आप को समाज के जो भी बड़े लोग बताते हैं, तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए। आफ्टर वो कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स या उनकी पढ़ाई या जो भी उनके लिए तय किया जाएगा, तो उसके बाद उनको वो मान्यता दी जानी चाहिए। तब मैं समझता हूं कि जो पाखंडी लोग हैं, जिनको असल में कुछ नहीं आता है, सिर्फ चोला धारण करने से कोई भी आदमी संत साधु महाराज मुल्ला मौलवी नहीं बन सकता है। तो ये सब जो लोग हैं सिर्फ वो चोला धारण किए हैं। आज रामगिरी महाराज के स्टेटमेंट कुछ सालों पहले आपके पार्टी के एक नेता ने जो है खुले तौर पर बहुसंख्यक समाज के बहुत सारी देवी देवताओं को अपमान किया, कोर्ट ने उन्हें बदली की। क्या कहीं ना कहीं उसके लिए रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, वो मैटर पहले का वो काफी पुराना है और वो मैटर कोर्ट में काफी दिनों तक चला और कोर्ट ने उस पर बरी भी किया है। तो वो उसको इससे कोरिलेट करके कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो अपने आप को संत बोलते हैं, ये महाराज को भी कोर्ट तक लेके जाना चाहिए, इनको भी सजा मिलना चाहिए। और मैं फखर के साथ ये बोल सकता हूँ कि एमआईएम पार्टी सोलापुर की एक ऐसी पार्टी है जिसके जो हमारे प्रवक्ता है नदीम गोनगांवकर, उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को एक सो मोटो कॉग्निजेंस का एक यहाँ से नोटिस भेजा है। वो हम लोग ये चाहते हैं, देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि ऑफिशियली कानूनन रूप से जो उनके ऊपर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर भेजा है और हम चाहते हैं कि सरकार डायरेक्शंस तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे सरकार को और सरकार एक्शन मोड में आए और जो भी कल्प्रिट है जिसकी वजह से
और मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। गुस्ताखे रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो प्लीज आप लोग ये सब चीप राजनीति, ये रामगिरी महाराज के इशू के बाद ही ये नीतीश राणे, नीलेश राणे सब निकले। तो आप जो मेन कॉज है, जो जहाँ से वो निकलता है, उसी को आप दबाने की कोशिश करिए, ताकि ऐसे लोग को मौका ना मिले और निकल कर हिंदू मुस्लिम करने का।